कैपिटल मार्केट्स का लगभग 30 साल से ज्यादा का लंबा गहरा अनुभव रखने वाले प्रतीक अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इस वक्त आप मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड में एमडी और सीईओ है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, बिजनेस एक्सपांशन और ऑपरेशनल एक्सीलेंस ये आपके की एरिया है। और इससे पहले आप बीएनपी परिवार म्यूचुअल फंड, बैंक ऑफ इंडिया, मैक्स, एक्सा म्यूचुअल फंड और एसबीआई कैपिटल मार्केट जैसे दिग्गज संस्थानों के साथ काम कर चुके हैं। और आपने बैचलर्स की डिग्री हासिल की है इंजीनियरिंग में एनआईटी राउरकेला और एमबीए किया है आपने एक्सआईएम भुवनेश्वर से। प्रतीक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मेरे ख्याल से कुछ वर्ष तो हो गए होंगे शायद। वर्ष तो हो गए जी, करेक्ट। शायद मेरे ख्याल से आखिरी बार भारतीय एक्सा में जब आप थे तब, राइट? हाँ, वो आपने बोला नहीं कि मैं वहां था। अच्छा, मैं मिस कर गया। अच्छा तभी अच्छा। हाँ, भारतीय एक्सा ही याद था मुझे कि वहाँ, फिर मुझे लगा कि हाँ बिल्कुल। तो काफ़ी लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है। सबसे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और आपके नेतृत्व आप में मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड इस साल बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस करे और आप अपने निवेशकों के लिए काफ़ी वेल्थ बनाएं, ऐसी हमारी शुभकामनाएं सर। टचवुड। बिल्कुल। आइए सर, अब बाजार पर करते हैं फोकस। और ये बताएं सर कि 2025 के लिए किस तरह का आउटलुक लेकर चल रहे हैं आप बाजार के लिए? ये हमारा आउटलुक ठीक है। बाजार अगर आप लार्ज कैप इंडेक्स को देखें तो प्राय लॉन्ग पीरियड एवरेज के आसपास वैल्यूएशंस हैं। तो इसका मायने यह है कि लार्ज कैप शुड डू क्लोज टू अर्निंग ग्रोथ। जो भी फिनेंशियल 27 की 26 के ऊपर की जो ग्रोथ है उसका आंकलन लोग लगाएंगे 12 से 14% के बीच की रेंज का। उसके आसपास बाजार का रिटर्न आना चाहिए सेंट्रस पैरिबस। अब इसमें अगर अपने को साल के दौरान इंटरेस्ट रेट कट मिलते हैं डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल तो उससे फायदा होता है। अगर ना मिले तो उसका थोड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। एंड सिमिलरली अगर बजट जैसी चीज में इन्वेस्टरों के लिए कुछ बच जाता है तो उसका फायदा मिलेगा एंड वाइस वर्सा। तो मतलब एक एवरेज के ऊपर इसका प्लस माइनस अगर हम कर लें तो ऐसी हमारी उम्मीद है कि बाजार रहेगा। अब इसको एक चीज मैं और डेवलप करना चाहूंगा, वो ये कि मार्केट में कभी फेज आता है कि वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग अच्छा करती है, कभी फेज आता है कि ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग अच्छा करती है। अगर आप एनएससी के वैल्यू इंडेक्स को देखेंगे तो वो शायद 4.5 साल अच्छा करने के बाद अब थोड़ा स्टैग्नेट कर रहा है। और इससे हमें लगता है कि आने वाले पीरियड में जो ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है उसका शायद जोर ज्यादा रहेगा। बात है। तो कभी वैल्यू इन्वेस्टिंग पर फोकस होता है, कभी ग्रोथ इन्वेस्टिंग पर। और बाजार बहुत बड़े मुंह शायद ना दे, लेकिन तीसरी तिमाही के नतीजों की शुरुआत हो चुकी है। प्रतीक जी, जरा ये समझाएं इस क्वार्टर में किस तरह के नतीजे आपको दिख रहे हैं, क्या कुछ उम्मीद की जाए और कहाँ अच्छे नतीजों की उम्मीद रखें? नहीं, हम काफी पॉजिटिव हैं। तो जब हम इस रिजल्ट सीजन में एंटर कर रहे थे तो थोड़ा सा मायूसी का सा थॉट प्रोसेस था। Q2 के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं गए थे। बट जो हमारा मानना है कि कंजम्पशन कैटेगरीज के लिए, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन कैटेगरीज के लिए, नॉट स्टेपल्स, जो ये फेस्टिवल सीजन है Q3 है वो अच्छा गया है। जो आपने रिटेल के नतीजे देखे या कई लोगों ने अपने तिमाही के जो बिजनेस अपडेट होते हैं उस तरीके से शेयर किया है तो उसमें प्राय हर जगह आपने सेल्स में अच्छी ग्रोथ देखी है। देखिए, मार्जिन तो कई सारी चीजों पर निर्भर करता है बट सेल्स में अगर अच्छी ग्रोथ है तो इसका मतलब ओवरऑल बिजनेस डिड वेल इन Q3, सिग्निफिकेंटली बेटर देन व्हाट दे डिड इन Q2। तो अपने इसको पॉजिटिव तरीके से ही देख रहे हैं इन मेनी ऑफ द न्यूअर स्पेसेस कि जैसे न्यू टेक हो गया, रिन्यूएबल हो गया, एक्सेट्रा। जहाँ पे ये Q3 जो है बिजी सीजन का भी शुरुआत है। Q2 में आपका रेनी सीजन था, रेन्स का जो थोड़ा ज्यादा था इस सीजन में, तो उसका भी फायदा मिलेगा। तो कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, जो भी चीजें रेन से इफेक्ट होती है, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इन सारी स्पेसेस में आपको सिक्वेंशियली काफी अच्छी बढ़त मिलेगी ऐसा हमको लगता है। तो बिल्कुल ठीक बात है। नतीजे तीसरी तिमाही के थोड़ा बेहतर ही रहने वाले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जो आप जैसे फंड लगातार खरीदारी कर रहे हैं, निवेशकों का पैसा भी मिल रहा है, अभी तक तो मुकाबला चल रहा है बराबर, लेकिन ये एफआईज कहीं भारी तो नहीं पड़ेंगे? इनकी सेलिंग को लेकर आपका क्या व्यू है? क्या लौटेंगे वापस?
नहीं, लौटने की उम्मीद बहुत कम है। आज के दिन इमर्जिंग मार्केट की जो स्टोरी है वो कहीं पे भी खड़ी नहीं हो पा रही है। अगर आप देखेंगे तो यूएस इज द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट ओवर लास्ट 10-15 ईयर्स। जो नेक्स्ट आता है वो शायद इंडिया ही आता है, और बाकी इमर्जिंग मार्केट तो कहीं पे भी नहीं है। तो बाहर वाले इन्वेस्टर को ये जाके बताना कि आप डिवर्सिफाई करो और इमर्जिंग मार्केट में जाओ, तो वो स्टोरी के लेग्स होने चाहिए, उसमें सब्सटेंस होना चाहिए, वो फिलहाल आज के दिन नहीं है। दूसरा, अगर बॉन्ड यील्ड्स इतनी ज्यादा हो, 4.6 के ऊपर हो, तो मतलब एक और मुश्किलात है कि आप उसको इंडिया में या इमर्जिंग मार्केट में पैसा लगवाने के लिए मार्केट करें। मेरे को लगता है अगर बॉन्ड यील्ड 4% के नीचे आएगी तो शायद एक केस बन सकता है यहाँ पे इन्फ्लोज देखने का। हमारी कहानी डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक में एक पर कैपिटा इनकम लगातार बढ़ रही है। जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, हमारा मानना है कि एक कंट्री सेवर्स की कंट्री, इन्वेस्टर्स की कंट्री बन जाती है, और हम उस दौर से गुजर रहे हैं। तो हमको लगता है डोमेस्टिक फ्लोज कि महीने टू महीने ऊपर नीचे हो सकते हैं, स्मॉल सेंटीमेंट चेंजेस, बट जो डायरेक्शन है विल बी स्ट्रांगली पॉजिटिव फॉर सेवरल ईयर्स। तो इस पीरियड में अगर एफपीआई की बिकवाली बहुत ज्यादा तेज हो, जैसा कि हमने अक्टूबर के महीने में देखा था, तो शायद मार्केट थोड़ा दबे। बट अगर नॉर्मल हो 1-2-3 हज़ार करोड़ रुपया दिन का, तब इट्स इजीली सस्टेनेबल बाय डोमेस्टिक फ्लोस। बात है तो ये एक अच्छी बात आपने कही कि अभी कोई जल्दबाजी में ये मत सोचिए कि एफआईज फिर से लौटेंगे। आ, ढेर सारे आईपीओ मार्केट में आते हुए दिख रहे हैं और जरा उन पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। क्या वहाँ बेहतर मौके हैं निवेश करने के लिए, और आप क्या कर रहे हैं वहाँ पर निवेश? नहीं, हमारा हाउस आईपीओस में एक्टिव है। जो भी जिस भी स्पेसेस में हमको लगता है लॉन्ग पीरियड ग्रोथ आएगी, और जो आईपीओ है उसमें कुछ वैल्यूएशन कंफर्ट है, वी कम इन। तो हमारे 2-3 मैनेजर्स जो हैं वो आईपीओस में काफी काफी एक्टिव है। बात प्रतीक जी, ऐसे में अगर कहीं पैसा लगाना है तो आपकी पसंद के सेक्टर स्टॉक्स कौन से होंगे? देखिए, हम जो है ना ग्रोथ इन्वेस्टर्स हैं। हमारा मानना है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मार्केट फॉलोज अर्निंग्स ग्रोथ। जिस भी स्पेस में अर्निंग ग्रोथ होगी, सस्टेन्ड अर्निंग ग्रोथ, नॉट वन पीरियड, मार्केट वहीं पहुंच जाएगी। आज का एक, चलो एक एग्जांपल देता हूँ। 90 के दशक में ये सॉफ्टवेयर ने किया था। 2002 से 2020 तक एक लंबे अरसे के लिए जैसे बैंकिंग ने किया था, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने। अब अगर हम देखें तो पिछले 4-5 सालों में कई सारी नई स्पेसेस बाजार में आई हैं, जैसे कि रिन्यूएबल्स, जैसे कि न्यूटेक, शायद कैपिटल मार्केट के बहुत सारे प्लेयर, शायद अस्पताल जैसे प्लेयर, एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये जो नई स्पेसेस हैं, यहाँ पे वो कॉम्बिनेशन मिलता है ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फॉर लॉन्ग पीरियड। अब यहाँ पे इन स्पेसेस में जहाँ पे भी हमको वैल्यूएशन समझ में आती है, हम वहां पे फोकस करके इन्वेस्ट करके बैठे। So this is basically what we do. The thesis is कि markets will follow earnings growth corrected for valuations. तो पहले आप स्पेसेस निकालिए जहां पे लॉन्ग पीरियड की ग्रोथ आएगी, और फिर उनमें जो स्टॉक्स, जो बिजनेसेस ये डिलीवर कर पाए और शायद बाकी से ज्यादा अच्छा डिलीवर कर पाए विद अ वैल्यूएशन कॉम्बिनेशन, उसमें हम इन्वेस्ट करके अपना एक वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना लेते हैं। ये आपके लिए पूरा का पूरा निवेश करने का इरादा जो रखते हैं। प्रतीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और विस्तार से बाजार पर अपनी डायरेक्शन हमारे दर्शकों को देने के। जी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर। कह रहा हूँ, धन्यवाद, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सर, हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। बहुत बहुत शुक्रिया।